नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं thelalantop.com। लस्ट स्टोरी ये एक मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तो हम भी इसके बारे में 2-4 बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात बता दें। लस्ट स्टोरीज़ में सबसे ज़्यादा लस्ट या हवस अगर कहीं है तो वो इसके टाइटल में है। कहने का मतलब ये कि आजकल के मानकों के हिसाब से फिल्म अश्लीलता के सबसे नीचे पायदानों में आती है। फिल्म में अगर कहीं अश्लीलता है भी तो नेपथ्य में, मतलब पर्दे के पीछे, बैक स्टेज में। जो इक्का दुक्का सीन दिखता भी है वो भी नॉर्मल ही लगता है, मतलब ज़रूरी लगता है, परिहार्य लगता है, स्क्रिप्ट की मांग लगता है। तो इसलिए ही लस्ट स्टोरीज में सबसे ज़्यादा लस्ट या हवस अगर कहीं है तो इसके टाइटल में। और ये अच्छी बात है, क्योंकि टाइटल कैची होना भी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिल्म पहुँचे। इस फिल्म को 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज़ का सीक्वल भी कहा जा रहा है। बॉम्बे टॉकीज़ भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर आई थी और इसका फॉर्मेट अन्य भारतीय मूवीज़ से अलग था। इसमें कुल 4 कहानियाँ थीं जो एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं थीं। चारों कहानियों को अलग अलग निर्देशकों ने डायरेक्ट किया था: अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर। लस्ट स्टोरी इसी मायने में बॉम्बे टॉकीज़ का सीक्वल कही जा रही है, क्योंकि इसमें भी 4 अलग अलग स्टोरीज़ हैं और निर्देशक वही चारों हैं जो बॉम्बे टॉकीज़ में एक साथ आए थे। इस सबसे बड़ी समानता के अलावा लस्ट स्टोरीज ट्रीटमेंट और कहानी या कहानियों के सब्जेक्ट के मामले में बॉम्बे टॉकीज़ से कोई समानता नहीं रखती। लस्ट स्टोरीज की चारों कहानियाँ स्त्रियों के इर्द गिर्द घूमती हैं और स्त्री मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास करती हैं। अगर हम पूरी फिल्म की एक साथ समीक्षा करें तो ये चारों निर्देशकों के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम चारों भागों को अलग अलग कर लें। पहला पार्ट अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। इसमें एक स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है। टीचर कालिंदी का किरदार राधिका आप्टे ने निभाया है। कालिंदी एक शादीशुदा औरत है जिसका पति उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है और दोनों एक डिस्टेंस रिलेशन में हैं। डिस्टेंस रिलेशन मतलब पति कहीं विदेश में जॉब करता है। वहीं जो स्टूडेंट है तेजस, उसके किरदार में है आकाश तोमर। तेजस और कालिंदी के बीच कैजुअल शारीरिक रिश्ते के बाद कालिंदी को डर लगता है कि तेजस कहीं उसके प्रति सीरियस ना हो जाए, लेकिन हालात और इमोशंस के चलते पूरी तरह से नहीं भी तो कमोबेश इसका उल्टा होता हुआ लगता है। और इस पूरे दौरान हम कालिंदी के मोनोलॉग्स से उसके और स्त्री मन के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। इस वाले पार्ट की सबसे सशक्त चीज़ है राधिका आप्टे की एक्टिंग, ख़ास तौर पर वो मोनोलॉग्स जो कालिंदी का किरदार कैमरा के सामने बोलता है। ये मोनोलॉग्स किसी टीवी इंटरव्यू या किसी डॉक्यूमेंट्री सरीखे लगते हैं। कालिंदी का बोलते बोलते भूल जाना कि वो किस बारे में बात कर रही है, या फिर हकलाते हुए या सेल्फ डाउट करते हुए बात करना, या तो राधिका का इम्प्रोवाइजेशन है या अनुराग का उम्दा डायरेक्शन, या फिर दोनों। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये कैमरे से डायरेक्टली बात करना लस्ट स्टोरीज़ के अनुराग कश्यप वाले भाग को रियलिटी के तौर पर और करीब ले आता है। कालिंदी जब अपने मोनोलॉग में अमृता प्रीतम या पेंगुइन्स के बारे में बात करती हैं तो उसका कन्फ्यूजन एक आम आदमी का कन्फ्यूजन लगता है। किसी फिल्म में दसियों बार लिया गया और बेहतरीन ढंग से एडिट किया गया रिफाइंड रीटेक नहीं। शुरुआत में जब कालिंदी तेजस को उसकी घर में रखी किताबों से जज करती है, या जब तेजस के कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है, या जब ऑफिस गॉसिप को सुनते हुए डरती है, तो फिल्म वास्तविकता के और करीब आती है। अनुराग कश्यप वो पार्ट ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, लेकिन एंडिंग ओपन एंडेड होते हुए भी सेटिस्फाइंग ही है। ट्रीटमेंट के हिसाब से एक ट्रैजिक कॉमेडी फिल्म है, यानी फिल्म के किरदार, खासतौर पर मुख्य किरदार, अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन उनके रहते फिल्म में कई हास्यास्पद स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट जोया अख्तर ने निर्देशित किया है। यह भाग एक काम वाली सुधा, जो भूमि पेडनेकर हैं, उनके बारे में बताता है। उसके अपने मालिक, जिसके घर में वो काम करती है, उसके साथ संबंध है। इस संबंध को लेकर मालिक अजीत, जिसका रोल नील भूपलम ने किया है, बहुत कैजुअल है, लेकिन सुधा कभी न पूरे होने वाले सपने की तर्ज पर इस रिश्ते से एक उम्मीद सी बांध ली है। लेकिन इस वाले पार्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज़ ही ये है कि कोई सरप्राइज़ नहीं होता और नौकर नौकर रहता है, मालिक मालिक। इस भाग में कहानी कम और घटनाएं ज़्यादा हैं। घटनाएं भी नहीं, क्रियाएं, जैसे चाय बनाना, पोछा लगाना, सेक्स करना।
जैसे हर काम बड़ी फुर्सत से किया गया हो। जोया अख्तर वाले भाग की यही विशेषता इसका माइनस पॉइंट भी बन जाती है, क्योंकि इस सब के चलते पार्ट थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। लेकिन साफ लगता है कि जोया ये बोरिंग करने का काम जानबूझकर कर रही हैं। दरअसल उनका उद्देश्य फिल्म को बोरिंग इंटरेस्टिंग बनाना था ही नहीं। उनका उद्देश्य किरदारों के मनोविज्ञान को छोटे छोटे चंक्स में परोसना था। जैसे जब अंत में सुधा मिठाई का टुकड़ा चखती है, या जब अजीत की माँ सुधा को खाने की किसी चीज़ का 2 की बजाय 1 पैकेट देती है, क्योंकि सुधा एक काम वाली है। सुधा की दूसरी काम वाली दोस्त का एक फटा हुआ सूट पा जाने पर खुश होना, या झाड़ू पोछा लगाते हुए अजीत और उसके माता पिता का पैर ऊपर करना, ये कुछ ऐसे सीन हैं जो किसी फिल्म के नहीं, आसपास के ही लगते हैं। फिल्म के तीसरे पार्ट के बारे में बात करने से पहले इसके निर्देशक दिवाकर बनर्जी के बारे में एक बात जो मैंने गौर की वो बताना चाहूँगा। दिवाकर की जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं वो पूरी तरह नेगेटिविटी और अवसादों से भरी हुई होती हैं, लेकिन उनकी एंडिंग बड़ी पॉजिटिव होती है। यही चीज़ LSD में थी, यही शंघाई में, और यही खोसला का घोंसला में भी। तो यही प्रेजुडिस लेकर मैंने फिल्म का तीसरा भाग देखा और यकीन मानिए मैं निराश नहीं हुआ। फिल्म की कहानी एक एक्स मैरिटल अफेयर की कहानी है, जिसमें रीना नाम की शादीशुदा औरत अपनी शादी से परेशान है और उसका अपने पति सलमान, जो कि संजय कपूर हैं, उसके दोस्त सुधीर यानी जयदीप अहलावत से अफेयर चल रहा है। रीना का किरदार मनीषा कोइराला ने निभाया है। इस वाले पार्ट में एक डर सा दर्शकों के दिमाग में हमेशा पसरा रहता है। महिलाओं को हाई सोसाइटी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसे बिना लाउड हुए दिवाकर बताने में सफल हो पाए हैं। जब सलमान रीना से कहता है कि उसने रीना को आज़ादी दी है, तो रीना इसका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन दिवाकर वाले पार्ट को एक दूसरे ही लेवल पर ले जाते हैं। मानो रीना अपने मौन में भी कह रही हो, तुम कौन होते हो मुझे आज़ादी देने वाले। नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करना केवल मिडिल क्लास के हिसाब से ही नहीं, हाई क्लास के हिसाब भी क्यों आवश्यक है, फिल्म के इस पार्ट से हमें पता चलता है। मनीषा कोइराला का किरदार, जो पूरी फिल्म में 2 पुरुषों के बीच दबा हुआ सा लगता है, अंत में बड़े सशक्त ढंग से उभर कर आता है और बाकी दोनों किरदारों को मौन छोड़ जाता है। फिल्म का चौथा भाग करण जौहर ने निर्देशित किया है। करण जौहर के कमर्शियल सिनेमा को उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं, ख़ास तौर पर उनकी पिछली फिल्म ऐ दिल है मुश्किल। इसमें जिस लेयर्ड तरह से प्रेम को दिखाया गया था वो भारत में बनने वाली कम ही रोमांटिक मूवीज़ में दिखता है। लगता है कि करण स्त्री मनोविज्ञान को अच्छे से जानते तो हैं, लेकिन उनका ये हुनर कमर्शियल सिनेमा के मसाले के चलते दब कर रह जाता है। बहरहाल लस्ट स्टोरीज के करण जौहर वाले पार्ट की बात करें तो इसकी कहानी एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़की मेघा की कहानी है। मेघा का किरदार कियारा आडवाणी ने निभाया है। मेघा, जो अब एक ऑल गर्ल्स स्कूल की ही टीचर है, उसका अपनी उम्र के लड़कों के साथ इंटरेक्शन ना के बराबर रहा है। उसकी एक दोस्त है रेखा, इसका रोल नेहा धूपिया ने किया है, जो उसी स्कूल में लाइब्रेरियन है और काफ़ी बोल्ड है। मेघा की शादी एक शर्मीले लड़के पारस, इसका रोल विकी कौशल ने किया है, इससे हो जाती है, जो मेघा को प्रेम तो करता है लेकिन उसकी शारीरिक ज़रूरतों के बारे में नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। इसी के चलते कुछ हास्यास्पद परिस्थितियों के चलते मेघा और पारस को अलग होना पड़ता है और इस पूरे दौरान मेघा अपनी और अपनी इच्छाओं की खोज करती है। इसमें क्राइम पार्टनर बनती है उसकी सहेली रेखा। इस पार्ट में हास्य है लेकिन वो अनावश्यक लगता है। एक बार AIB के तन्मय भट्ट ने करण जौहर को रोस्ट करते हुए कभी खुशी कभी गम के गीत का रेफरेंस लिया था। उसी रेफरेंस को यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, लेकिन वो भी एक भद्दा जोक ही लगता है। 4 धुरंधर निर्देशक एक साथ आए हैं, लेकिन फिर भी फिल्म कोई इतनी कमाल नहीं बनी कि आप इसे मिस करें तो आपको अफसोस हो, ना ही ये इतनी बुरी बनी है कि आप देख लें तो आपको अफसोस हो। लोग कहते हैं कि कला की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये उनका व्यू पॉइंट है। मैं अगर चारों फिल्मों की तुलना करूं तो एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के हिसाब से जहां अनुराग कश्यप वाला पार्ट बाजी मार ले जाता है, वहीं स्टोरी टेलिंग और अपनी बोल्डनेस के हिसाब से करण जौहर वाला पार्ट, किरदारों और रिश्तों के मनोविज्ञान को जोया अख्तर वाला भाग सबसे अच्छे से दर्शाता है। दिवाकर बनर्जी वाला भाग ऊपर बताए सभी पैरामीटर्स में सेकंड आता है और इसलिए ओवरऑल सबसे टॉप पर आ जाता है। फिल्म कैसी है ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी फिल्में लगातार बनती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये कला पक्ष के हिसाब से भी अभिनव प्रयोग है, जिसमें एक फिल्म के समय और मूल्य में हमें 4 कहानियाँ देखने को मिलती हैं।
दूसरा, नारी अधिकारों के मामले में सीरियसली या किसी अथॉरिटी के माध्यम से सीरियसली और इंटरेस्टिंग ढंग से बात करने से जागरूकता पैदा होती है। लॉन्ग टर्म में पूरे समाज में एक बदलाव का चेन रिएक्शन शुरू होता है और साथ ही ऐसे प्रयोगों से बाकी कलाकारों को भी प्रयोग करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तीसरा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑडियो विजुअल का भविष्य है और ये भविष्य बहुत निकट है। इसलिए बड़े निर्देशकों का इन प्लेटफॉर्म्स यानी नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम आदि पर होना दर्शकों, कलाकारों और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तीनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके लिए स्पेशल थैंक यू दर्पण शाह का दीजिएगा, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई, पहले फिल्म देखी और उसके बारे में हमको बताया। और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द ललन टॉप के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।